तस्वीरों में दिख रहा ये 2.5 साल का मासूम बेगूसराय पुलिस की नजरों में मुजरिम है। दरअसल मुफस्सिल थाने की पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान 8 लोगों पर सरकारी काम में बाधा और तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया था, जिसमें एक 2.5 साल के बच्चे पर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। अब पुलिस की इस करतूत की वजह से पूरा परिवार परेशानी झेल रहा है और लगातार थाने और कोर्ट के चक्कर काट रहा है। यह मामला तब उजागर हुआ जब पीड़ित परिजन बच्चे का बेल करवाने कोर्ट पहुंचे। हालांकि न्यायालय ने 2.5 साल के बच्चे को जमानत देने से इनकार करते हुए पुलिस को अनुसंधान कर बच्चे के ऊपर से मामला उठाने का निर्देश दिया है। पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूजा गांव से जुड़ा हुआ है, जहां साल 2021 में कोरोना के दौरान जब मोहल्ले को बैरिकेड लगाकर घेराबंदी किया गया, तब कुछ असामाजिक तत्वों ने बैरिकेड को हटा दिया, जिसमें चौकीदार रुपेश कुमार के द्वारा चिन्हित 8 लोगों को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज किया गया, जिसमें शंभू ठाकुर का 2.5 साल का बेटा हर्ष कुमार का नाम भी शामिल था। अब सोचिए बेगूसराय पुलिस कितनी सजग है कि किसी को भी आरोपी बनाने पर तुल गई है। गिरिडीह जिले में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का खेल धड़ल्ले से जारी है। आदिवासी बहुल इलाका तीसरी प्रखंड के गुडकुरा पंचायत के बड़तल्ला में आदिवासियों के बाद अब हिंदू ईसाई मिशनरियों के निशाने पर हैं। पहले भोले भाले आदिवासियों को कई तरह के प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और अब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन धड़ल्ले से हो रहा है। इन इलाकों में पिछले 2 सालों में हिंदुओं के 40 में से लगभग 10 घर के लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं। अब यहाँ पर ईसाई मिशनरी एक कदम आगे बढ़ते हुए हर सप्ताह चंगाई सभा का आयोजन भी कर रहे हैं, जिसमें बाहर से आए हुए क्रिश्चियन वक्ता शामिल होते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म के बारे में और धर्म से जुड़े चमत्कारों से लोगों को आकर्षित करते हैं। ईसाई मिशनरी के ये प्रतिनिधि लोगों को बहला फुसलाकर ब्रेन वॉश कर जोर जबरदस्ती और लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। इसके लिए महिलाओं और बच्चों को पहले सॉफ्ट टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, फिर धीरे धीरे पुरुषों को भी लालच और बेहतर जीवन का लोभ देकर प्रभावित किया जाता है और इस तरह धर्म परिवर्तन का ये खेल ईसाई मिशनरियां चला रही है। छपरा में एक महिला द्वारा बैंक मैनेजर को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला बैंक से बाहर निकलती है और पीछे पीछे मैनेजर भी आता है। तभी महिला अचानक मुड़कर बैंक मैनेजर पर हाथ उठा देती है, जिसके बाद में बैंक मैनेजर बैंक के अंदर भाग जाता है। मामला छपरा के रिविलगंज थाना के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा का है, जहाँ महिला बैंक में लोन लेने पहुँची थी, लेकिन महिला मैनेजर को थप्पड़ जड़े जा रही है और बैंक मैनेजर ने भागकर उस महिला से पीछा छुड़ाया। हालांकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक राजेश कुमार ने इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रिविलगंज थाना क्षेत्र के शमसुद्दीनपुरी की रहने वाली महिला वैभव कुमारी राठौड़ अपने बेटे की मुद्रा लोन के लिए सेंट्रल बैंक पहुंची थी, जहां बैंक मैनेजर और उस महिला के बीच क्या बात हुई कि वह महिला बैंक मैनेजर के बाहर निकलते ही उसे पीटने लगी। प्राथमिकी में दिए गए बयान के आधार पर बैंक मैनेजर के द्वारा उस महिला से ऑनलाइन एप्लीकेशन की मांग की गई थी। बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र के बभनागामा गांव के रहने वाले 60 वर्षीय जन्मजय प्रसाद शाह 14 दिसंबर से घर से लापता हैं। परिजनों के अनुसार वह घर से निकले लेकिन आज तक लौटकर नहीं आए। हालांकि 3 जनवरी को लापता बुजुर्ग को लोगों ने जमालपुर स्टेशन पर देखा था। इधर जन्मजय प्रसाद के लापता होने के बाद से उनकी पत्नी और बेटी रेल पुलिस से लेकर बांका पुलिस को भी गुमशुदगी को लेकर सूचना दे चुकी है, लेकिन आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है। अब जन्मजय प्रसाद की तलाश में पिछले 2 महीने उनकी पत्नी और बेटी कई स्टेशनों पर जाकर लापता बुजुर्ग का फोटो यात्रियों को दिखा कर पूछती नजर आती हैं कि किसी ने इस बुजुर्ग को देखा है क्या। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी मां और बेटी निराश होकर शाम में घर लौट जाती हैं और फिर सुबह दोनों किसी न किसी स्टेशन पर पहुंचकर लोगों से बुजुर्ग जन्मजय प्रसाद के बारे में पूछताछ करती नजर आती हैं। लेकिन आज तक जन्मजय प्रसाद का कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं परिवार के दूसरे सदस्य भी उन्हें खोजने में लगे हुए हैं। साथ ही रेल पुलिस और बांका पुलिस से गुहार लगा रही हैं। लाल जोड़े में घर की दहलीज पर बैठी ये पूजा देवी आंखों में आंसू है और आसपास मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठा है। दरअसल पूजा अपनी ससुराल के दहलीज पर धरने पर बैठी हैं। मामला कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के अनाथालय रोड का है।
पूजा देवी की शादी 24 मई 2021 को रिंकू सिंह से हुई थी। शादी में पूजा के परिवार की तरफ से दहेज में कई चीजें दी भी गई थी। पूजा का कहना है कि तिलक के तौर पर 5 लाख रुपए भी दिए गए थे, लेकिन दहेज लोभी ससुराल वालों को तो और दहेज का लालच था। शादी के बाद रिंकू और उसके परिवार के लोग दहेज के लिए पूजा को प्रताड़ित करने लगे। इस बार मांग 10 लाख रुपए की थी, जिसे पूरा करने में पूजा का परिवार सक्षम नहीं था, जिसके बाद दहेज की डिमांड पूरा नहीं करने पर पूजा को घर से निकाल दिया गया। पूजा के पति रिंकू जो बाजार में सब्जी का कारोबार करते हैं, उनका कहना है कि पूजा उन्हें पसंद नहीं है। अब पूजा करे तो करे क्या। मजबूरन पूजा अब घर में रहने के लिए पति के घर के द्वार पर धरना दे रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। पूर्णिया में एक सनकी युवक ने जिला स्कूल में हो रहे दक्ष खेलकूद प्रतियोगिता में जमकर ड्रामा किया। दरअसल शुभम पटेल दक्ष खेलकूद प्रतियोगिता में फिल्मी स्टाइल में पहुंचा और अपना नस काट लिया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान लड़का बार बार कहता रहा कि वह एक लड़की से प्यार करता है और हर हाल में उसी से शादी करेगा। इस सनकी पागल प्रेमी का कहना है कि उसी लड़की के लिए उसने अपना नस काटा है। ये सनकी आशिक हंगामा करते हुए कहता रहा कि वह उस लड़की के प्यार में पागल हो गया है। लड़की ने पहले उसके साथ प्यार का इकरार किया, अब वह इनकार कर रही है। फिल्म तेजाब के गाने कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना के अंदाज में कहता रहा कि अगर वह लड़की उसे नहीं मिली तो वो मर जाएगा। हालांकि सूचना मिलते ही सहायक खजांची थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सनकी युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। वही खेल के कोच रजनीश कुमार का कहना है कि युवक नशेड़ी और स्मोकर लग रहा है और खेल के दौरान अपना नस काटकर हंगामा कर रहा था। टाइगर एक खतरनाक जानवर होता है। जंगल में दूसरे जानवरों के लिए खौफ का दूसरा नाम टाइगर की अपने शावकों के साथ खेलती, उन्हें प्यार से पुचकारती तस्वीरें नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से सामने आई है, जहां जंगल सफारी के लिए पहुंचे पर्यटकों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना रेंज में पर्यटक उस वक्त रोमांचित हो उठे जब उन्हें 4 नन्हे शावक अपनी मां बाघिन के ऊपर उछल कूद करते हुए नजर आए। बाघिन के साथ शावकों की अटखेलियां करते देख ये वीडियो एक पर्यटक शौर्य रेशमवाला ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। सतपुड़ा पार्क प्रबंधन के लिए इस नजारे को और भी खास और मीठा बनाने वाले तथ्य ये हैं कि ये इलाके कुछ साल पहले कभी गांव हुआ करते थे। एक बार गांव के लोगों ने स्वेच्छा से खुद को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना, जिसके बाद पार्क प्रबंधन ने इन इलाकों में जंगली जानवरों के लिए जल निकायों और चारगाह को विकसित किया और आज इन इलाकों में बाघों का बसेरा है और ये सुंदर बाघिन इस क्षेत्र में अपने शावकों को पालने के लिए सुरक्षित और सहज महसूस कर रही हैं। रामगढ़ का पतरातू लेक पर्यटकों का पसंदीदा स्थल माना जाता है और लेक के बीचों बीच स्थित आइलैंड अब पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। आइलैंड पर पर्यटकों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराने की कवायद में JTDC जुटा हुआ है। यहां पर रेस्टोरेंट समेत सभी बुनियादी सुविधाएं JTDC द्वारा उपलब्ध कराया गया है। G20 डेलीगेट्स के आगमन के समय आइलैंड को खूबसूरत ढंग से नए सिरे से सजाया गया है, रंग रोगन किया गया है। आइलैंड पर लाइटिंग, वॉच टावर, सेल्फी पॉइंट और गार्डन मुख्य आकर्षण का केंद्र है। साथ ही यहाँ ग्रीनरी बढ़ाने के लिए फूल पौधे और आग खास लगाए गए हैं, जो आइलैंड की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। पर्यटकों को लेक के किनारों से आइलैंड तक पहुंचने के लिए स्पीड बोट समेत क्रूज का प्रयोग किया जाता है। किनारों से आइलैंड तक का सफर बेहद सुहाना होता है। आइलैंड पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की वजह से स्थानीय नाविकों को भी रोजगार मिल रहा है। बर्फबारी की ये तस्वीरें कश्मीर या शिमला की नहीं बल्कि शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड की है, जहां रात में ऐसी बर्फबारी हुई कि सुबह जब लोग सोकर उठे तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वो शिवहर में है। रास्तों पर बर्फ की ऐसी चादरें बिछी थी कि रास्ते सफेद दिख रहे थे। पेड़ की टहनियों और पत्तियों पर भी बर्फ ही बर्फ। इस इलाके के लोगों ने ऐसा खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा था। लोगों ने मोबाइल में भी इस नजारे को कैद किया और दूसरे इलाके से लोग इस नजारे को देखने भी पहुंचे। नजारा खूबसूरत जरूर था, लेकिन लोगों ने जब खेतों का रुख किया तो पता चला कि बीती देर रात हुई भारी पैमाने पर ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में लगे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और किसानों में हाहाकार की स्थिति है। बर्फबारी की चादर से जमीन, खेत और घरों के छत पूरी तरह से पट गए थे। किसानों के लिए ये बर्फबारी एक तरह से भयानक थी और बर्फबारी से किसान और आम लोगों को भारी क्षति भी पहुंची है।
उत्तर प्रदेश में हथियार लहराते हुए फायरिंग कर रील्स बनाने का ट्रेंड चल पड़ा है। मुजफ्फरनगर जनपद में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक युवक पिस्टल और बंदूक से 1-2 नहीं बल्कि 11 फायरिंग करता नजर आ रहा है। बेखौफ ये शख्स हवाई फायरिंग करता है और इसका वीडियो भी बनाता है। फायरिंग का ये वीडियो करीब 5 महीने पहले का बताया जा रहा है और एक बार नहीं बल्कि 2 बार सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अलावा बरेली में भी जश्न के दौरान फायरिंग का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में एक युवक अपने दोस्तों के साथ शैंपेन की बोतल खोलता है, साथ ही म्यूजिक भी बज रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बर्थडे का जश्न मनाया जा रहा है। यह वायरल वीडियो थाना किला के मलुकपुर क्षेत्र के युवक अमान इब्राहिम के नाम से इंस्टाग्राम पर बनी आईडी पर अपलोड की गई है, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि हथियारों के जखीरे के साथ बड़ी शान से तस्वीरें खिंचवाकर अपलोड की गई हैं। इन्हीं तस्वीरों पर मिले लाइक्स और कमेंट को लेकर सीना फुलाकर आसपास के इलाकों में धौंस भी जमाई जा रही है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कई लोग इनके प्रभाव में आकर इनसे जुड़ने लगे हैं। शेखपुरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आपसी सद्भाव और मानवता की एक बड़ी मिसाल पेश की है। दरअसल मुस्लिम समुदाय की एक 6 साल की बच्ची बाजार में भटक गई और अपनी मां को ढूंढ रही थी। इसी दौरान बजरंग दल के जिला संयोजक मनोहर सोनी कुमार की नजर पड़ी, जिन्होंने मानवता का परिचय दिखाते हुए बिछड़ी बच्ची को माता पिता से मिलवा दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के चक दीवान मोहल्ला में मुस्लिम परिवार से एक 6 साल की बच्ची भटक कर आ गई। बच्ची को रोता देख मनोहर सोनी बच्ची के पास गए और पहले बच्ची को बिस्कुट खिलाया और फिर रोती हुई रुखसाना को उनके माता पिता से मिलवा दिया। दरअसल शेखपुरा प्रखंड के चितौरा गांव की रुखसाना अपने माता पिता के साथ आधार कार्ड बनवाने के लिए बाजार आ रही थी। इसी दौरान वो रास्ते में भटक गई। 6 साल की ये बच्ची परिवार से भटककर घबरा गई। एक तरफ रुखसाना का परिवार बच्ची को खो देने से परेशान था तो बच्ची भी रो रही थी, लेकिन गनीमत रही कि बजरंग दल के जिला संयोजक मनोहर सोनी मिल गए और बच्ची को परिवार के पास पहुंचा दिया। बच्ची को पाकर माता पिता भी खुश हैं। बच्ची को देखते ही माता पिता का खुशी का ठिकाना न रहा। सिमडेगा की बड़ी आबादी जंगलों पर निर्भर है और महुआ यहाँ के लोगों के लिए आय का एक बड़ा साधन बनता है। आजकल यहाँ जंगलों में चारों तरफ महुआ की मदमस्त महक बिखरी रहती है। सिमडेगा के ग्रामीण हर रोज सुबह सुबह उठकर महुआ के फूलों को चुनने के लिए जंगलों में निकल जाते हैं। महुआ का फूल सूर्योदय के साथ जैसे ही गिरता है, ग्रामीण एक एक कर इन फूलों को चुनकर इकट्ठा करते हैं। इसके बाद इन फूलों को सुखाते हैं और फिर इन फूलों को बेचकर ग्रामीण अपने रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं। लेकिन सिमडेगा में महुआ खरीद करने की कोई सरकारी मंडी नहीं होने के कारण गांव के लोग औने पौने दाम में बिचौलियों को महुआ बेच देते हैं, जिससे इनकी मेहनत का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। बिचौलिए ग्रामीण से महुआ 25 से 30 रुपए किलो खरीदते हैं, जबकि इसी महुआ को 48 से 50 रुपए किलो बेचते हैं। ऐसे में अगर सिमडेगा में ही महुआ खरीद की कोई सरकारी मंडी होती तो व्यापारियों और बिचौलियों को मिलने वाला लाभ सीधे ग्रामीणों को मिलता। जरूरत है एक ठोस योजना की, जिससे गांव की यह फसल सही तरीके से सरकारी माध्यम से बेचने की व्यवस्था की जाए। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, रेलवे और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ओर से लाइफ लाइन एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस 5 अप्रैल को कोडरमा पहुंचेगी। ये ट्रेन में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ होगी और इसमें जांच के साथ साथ मरीजों का इलाज और ऑपरेशन की सुविधा भी होगी। यह ट्रेन 25 अप्रैल तक कोडरमा के पिपराडी स्टेशन पर खड़ी रहेगी। 60 डिब्बों के इस ट्रेन में 3 ऑपरेशन थिएटर हैं। इसके अलावा मरीजों के अटेंडेंट के रुकने के लिए भी व्यवस्था की गई है। लाइफलाइन एक्सप्रेस में बीमारी की जांच और इलाज के लिए 21 मार्च से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस ट्रेन के जरिए ग्रामीण इलाके के लोगों के पुरानी और गंभीर बीमारियों का इलाज करेंगे। इसको लेकर डीसी ने स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लाइफलाइन एक्सप्रेस तक पहुँचने के लिए रणनीति तैयार की है। लाइफलाइन एक्सप्रेस में मौजूद सुविधाएं पूरी तरह से निःशुल्क होगी। यही नहीं, ऑपरेशन और इलाज के बाद पोस्ट ऑपरेटर केयर के लिए चंदवारा प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन में व्यवस्था की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल की ओपीडी में मरीज को दिखाने के लिए कतार में लगाकर पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं है। अब मोबाइल ऐप के माध्यम से मरीज का ऑनलाइन पंजीकरण हो जाएगा।
इससे एक टोकन नंबर मिलेगा और इसके जरिए मरीज सीधे संबंधित डॉक्टर को दिखा सकेंगे। दरअसल सदर अस्पताल में हर रोज सैकड़ों मरीज आते हैं। मरीज और तीमानदार को पर्चा बनवाने समेत कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी को देखते हुए सदर अस्पताल प्रशासन ने एक मोबाइल ऐप बनवाया है। इस ऐप की मदद से तीमानदार अपने मरीज का पंजीकरण करा सकेंगे। ऐसे में तीमानदार को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सिविल सर्जन ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड शेयर की मदद से यूनिक QR कोड बनाया गया है। इससे तीमानदार मरीज का पंजीकरण करा सकते हैं। QR कोड को किसी भी हेल्थ ऐप जैसे आभा ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, ड्रिफ्टकेस और पेटीएम से स्कैन कर इसमें अपना नाम, उम्र और आभा नंबर दर्ज कर टोकन ले सकते हैं। पहली बार पंजीकरण होने के बाद अगली बार डॉक्टर को दिखाने आने के लिए फिर से कोई जानकारी नहीं देनी होगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक बीच सड़क पर चलती गाड़ियों के बीच स्केटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, युवक स्केटिंग करने के साथ ही मोबाइल पर बात भी कर रहा है। यह वीडियो आगरा के सबसे व्यस्ततम सड़क सिकंदरा बोडला रोड का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर एक तरफ बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं। उन वाहनों की रफ्तार भी काफी तेज है, लेकिन उन वाहनों के बीच एक युवक बेखौफ होकर स्केटिंग कर रहा है। तेज रफ्तार गाड़ियों के साथ चल रहा है, उनसे रेस लगा रहा है और इसी बीच शायद युवक किसी का फोन भी अटेंड करता है। फोन पर स्टाइल में बात करता है। ये देखने में रोमांचक जरूर लग सकता है, लेकिन ये काफी खतरनाक है। जरा सी भी गलती एक बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्केटिंग करते हुए ये युवक कई चौक चौराहों से निकला और चौराहों पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस मूक दर्शक बनती देखती रह गई। भारत के सनातन धर्म की आभा अब 7 समुद्र पार से भी विदेशियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। जापान के रहने वाले 60 वर्षीय शमीजू केंजी सनातनी संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाकर भारत में देवी देवताओं की पूजा में अपना मन लगा लिया। जापान के रहने वाले शमीजू ने अपने देश और भारत का बाकायदा एक शपथ पत्र भी बनवाया है कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के हिंदू धर्म स्वीकार किया है। जापान के टोक्यो के रहने वाले शमीजू केंजी इन दिनों खजुराहो और उसके आसपास के मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। भगवान की आरती में शामिल होकर देवी देवताओं में अपनी आस्था जता रहे हैं। शमीजू सनातनी संस्कृति और हिंदू धर्म में इस कदर डूब चुके हैं कि उन्हें हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होते हुए भी अब भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय से लेकर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे हैं। इनकी माने तो वह पिछले 4 साल से भारत में आकर सनातन धर्म की संस्कृति से इतने प्रभावित हुए हैं कि वह भजन साधना में मन लगाकर सुंदरकांड जैसे आयोजनों में शामिल होने के लिए मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक महिला को फोन पर 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। महिला ने फुलवारी शरीफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित की शादी आरा के कोइलबर पठान टोली के रहने वाले फिरोज आलम से 24 साल पहले हुई थी। फिरोज पहली शादी के बाद भी कई शादी करने का आरोप महिला ने लगाया है। साथ ही पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका शौहर ट्रक चलाने का काम करता है और उसे और उसके 3 बच्चों का खर्च नहीं दे रहा था। जब महिला ने पति से खर्च देने की बात की तो फिरोज ने फोन पर ही 3 बार तलाक कह दिया, जिसके बाद महिला ने फुलवारी शरीफ थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि फिरोज उसके साथ मारपीट करता रहता था, जिसकी वजह से वो कुछ सालों से पति से अलग भी रह रही थी। फिलहाल पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। देखने वाली बात यह होगी कि फोन पर 3 तलाक देने वाला फिरोज आलम पर कानून की क्या कार्रवाई होती है। शराबबंदी वाले बिहार में शराबबंदी का मजाक उड़ाता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वैशाली में एक साथ 3 वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने पर प्रशासन की नींद उड़ गई है। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि यह वीडियो वैशाली के महुआ थाना कैंपस का है, जहां जनवरी 2023 में शराब नष्ट किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों को बुलाया गया था, लेकिन शराब नष्ट करने के बदले मजदूर को पैसे की जगह शराब दे दिया गया, जिसका किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर साफ लग रहा है कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब की बंदरबांट हो रही है। वीडियो में दिख रहा है कि कोई बोरे में शराब रख रहा है, तो कोई अपनी जैकेट में शराब भर रहा है, तो कोई कपड़े में शराब को छुपाकर मौके से जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो पुराना है, जिसे साजिश के तहत बनाकर वायरल किया गया है,
वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही कुछ भी स्पष्ट कहा जा सकता है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान विराट कोहली एक अच्छे बल्लेबाज होने के साथ साथ एक बेहतरीन डांसर भी है। सोशल मीडिया पर उनके कई डांस की वीडियो वायरल होते रहते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किंग कोहली नॉर्वे डांस ग्रुप के साथ डांस कर रहे हैं। वीडियो में वो बल्ले के साथ डांस करते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद लोग पूरी तरह से हैरान हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। बता दें कि द क्विक स्टाइल एक बेहतरीन डांस ग्रुप है। सोशल मीडिया पर इनके डांस के वीडियो काफी तेजी से वायरल होते रहते हैं। बॉलीवुड के गानों पर भी इस ग्रुप का डांस देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर अभी ये काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लाखों लोगों ने पसंद किया है, वहीं करोड़ों लोगों ने इस वीडियो को देखा है। यानी किंग कोहली के सफेद टी शर्ट वाला ये वीडियो गर्दा मचा रहा है। लोगों को उनका लुक बहुत ही शानदार लग रहा। एक बार फिर से लोग पुराने खान पान को अपना रहे हैं। ऐसे में रागी यानी मड़ुआ का लड्डू एक बेहतर और स्वादिष्ट विकल्प बनकर सामने आया है और लोगों की यही पसंद गुमला जिले के महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए आने वाले दिनों में वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि जो लोग रागी का लड्डू खा रहे हैं उसके मुरीद बनते जा रहे हैं। रागी में कई ऐसे चमत्कारिक गुण हैं जिसके इस्तेमाल से कई तरह की शारीरिक कमजोरी को दूर किया जा सकता है। JSLPS की दीदियों के बनाए रागी के लड्डू खास होते हैं क्योंकि इन लड्डुओं को स्वाद और पौष्टिकता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और यही वजह है कि यह लड्डू आने वाले दिनों में महिलाओं के स्वावलंबन की दास्तां बयां करेगी। महिलाएं रागी के इस व्यवसाय से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दास्तां लिख सकती हैं। गुमला जिला में इस साल रिकॉर्ड रागी की खेती की गई है। गुमला में राज्य का पहला रागी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया गया है, जिसका फायदा भी दिखने लगा है। रागी के आटे की डिमांड भी पूरे देश में है। ऐसे में आने वाले दिनों में गुमला जिला रागी के निर्यात में पूरे देश में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के कर्मा दक्षिणी पंचायत के लोग प्रदूषण से परेशान हैं। बूढ़ा खाप में यहाँ की स्पंज फैक्ट्री लोगों के लिए एक अभिशाप बन गई है। स्पंज फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और धूल ने यहाँ के बच्चों को भी परेशान कर रखा है। बूढ़ा खाप के नव प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी इससे काफी दिक्कत हो रही है। प्रदूषण से एक ओर जहाँ उनके स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है, वहीं पूरे स्कूल परिसर में गंदगी फैली रहती है। बच्चों का पोशाक भी प्रदूषण के कारण गंदा हो जाता है। यही नहीं, स्कूल में जो मिड डे मील बनता है उसमें भी परेशानी आती है। बच्चों के खाने के लिए बनाया जाने वाला खाना पोषक तत्वों की जगह धूल से भरा होता है। गांव के लोगों को इससे बच्चों में बीमारी फैलने का डर सता रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे को प्रदूषण की वजह से गंभीर बीमारी हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीण गाँव में स्पंज फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। झारखंड का गढ़वा जिला ही एक ऐसा जिला है जहां सुखाड़ की स्थिति सबसे ज्यादा रहती है। किसानों को उनके खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने करोड़ों खर्च कर नहर का निर्माण कराया, लेकिन ये योजना किसानों के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकी, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही से इस नहर का अब तक लाभ किसानों को नहीं मिल सका है। हालांकि कभी कभी पानी तो आता है, लेकिन खेत की सिंचाई नहीं हो पाती है। अन्यराज नहर परियोजना पर सरकार ने 84 करोड़ खर्च तो किया, लेकिन ये नहर किसानों के लिए हाथी का दांत साबित हो रहा है। किसानों का यह सपना था कि इस नहर के बन जाने के बाद खेतों तक पानी पहुंचेगा, लेकिन आज लगभग 82 गांव के किसान नहर होने के बाद भी सिंचाई से वंचित हैं। किसानों का कहना है कि नहर तो बना, लेकिन इस नहर में दरारें पड़ चुकी हैं। साथ ही इस नहर में जितने भी आउटलेट बनाए गए हैं वो सब अनियमित ढंग से बनाए गए हैं, जिससे कि खेतों में पानी पहुँचना मुश्किल होता है। वहीं नहर में गेट भी नहीं लग पाया है ताकि पानी के लेयर को उठाकर खेतों का पटवन किया जा सके।